हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 16 अक्टूबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के पेपर में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक है आईटी रूल्स को लेकर, ओके, जिसमें हम लोग जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, तो उसमें ट्रेसिबिलिटी का प्रोविजन लाना चाहती है गवर्नमेंट। ऑलराइट। सेकंड इज कि हम लोग अपने फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली वाटर गजलिंग क्रॉप्स के लिए, तो उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है। एंड थर्ड इज कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स का मिसमैच है डिमांड एंड सप्लाई का। राइट, सो ये तीन आर्टिकल्स हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। सो रही बात ये इसराइल पैलेस्टीन वॉर की, तो इसके बारे में अब हम लोग काफी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हमने इसका पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है। ऑलराइट, हमें पता है इसमें बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या था, 67 वॉर में जो जो टेरिटरीज कैप्चर की इसराइल ने। ऑलराइट, उसके अलावा 73 की योम किप्पूर वॉर, देन कम्स द ओस्लो अकॉर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड पैलेस्टीन इंतिफादा, दैट इज अपराइजिंग। ऑलराइट, उसके बाद लेटेस्ट अब्राहम अकॉर्ड। ऑलराइट, इसके बाद इसके इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेंगे और ग्लोबल लेवल पर क्या होंगे, एंड रीजन क्या है ये हमास का ये जो अटैक इसने लॉन्च किया उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। ऑलराइट, क्यों क्यों अब अरब कंट्रीज पैलेस्टीनियन कॉज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो लोग इंटरेस्टेड अपने खुद के सिक्योरिटी में है, इसलिए सभी करीब करीब इसराइल के आसपास जा रहे हैं, चाहे वो यूएई हो या फिर आपका सऊदी अरेबिया हो। ऑलराइट, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग पिछले कुछ डिस्कशन में और अपना मेंस 450 प्लस के सेपरेट वीडियो में हम देख चुके हैं। ओके, तो अब इसमें हम कुछ नया नहीं देखेंगे, बाकी सब बस यहाँ पर है कुछ कि इनके पास जो हमास के लोगों ने अटैक किया था इनके पास प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और इनके पास प्रॉपर मैप्स थे, सारी इन्फॉर्मेशन थी कहाँ पर सिक्योरिटी कम होगी किस वक्त होगी। ओके, सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ वेरी वेल प्लान्ड अटैक। ऑलराइट, सो आप कह सकते हो कि कभी भी कोई इंटेलिजेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता। राइट, इसराइल इज नोन फॉर इट्स बेस्ट इन द वर्ल्ड इंटेलिजेंस सिस्टम, बट उसके बाद भी वो यहाँ पर फेल हुए। दूसरा, इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसा कि पिछले एक साल में 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे थे। सो जब जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपकी कंफ्यूज स्टेट में आएगी ना, तो बाहर बैठे हुए आपके दुश्मन उसका फायदा जरूर उठाएंगे। इट इज अ लेसन फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। राइट, तो चलिए उसकी बात नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आईटी रूल्स में। तो व्हाट्सएप जब आप लोग यूज करते हो तो उसमें हमेशा लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। राइट, यानी कि जहां से मैसेज ओरिजिन हुआ है, सपोज कोई वीडियो कहीं से ओरिजिन हुआ है, वहां से लेके आगे तक जहां भी वो जाएगा वो सब एनक्रिप्टेड होगा। नो वन नोज एनीथिंग अदर देन दी कंपनी इटसेल्फ। राइट, तो वही इन्वोक करना चाहती है गवर्नमेंट कि ट्रेसिबिलिटी प्रोविजन। यहां पर गवर्नमेंट व्हाट्सएप को पूछ सकती है कि ये पर्टिकुलर वीडियो या ये पर्टिकुलर न्यूज कहां से ओरिजिन हुई थी, तो आपको ट्रेस करके कंपनी को उसका ओरिजिन बताना होगा। तो आप कह भी सकते हो कि इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये होगा कि इट कैन लीड टू मास सर्विलेंस। ऑलराइट, अगर आपने इंक्रिप्शन ही नहीं रहने दिया तो फिर हर एक मैसेज रीडेबल होगा, आप कोई भी मैसेज इंटरप्रेट करवा सकते हो। अब सोचिए कि इसमें पॉलिटिक्स में इसका कितना मिसयूज हो सकता है। ऑलराइट, अगर आप हर एक वीडियो और इसका क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन ईयर आ रहा है हमारे 24 में, और इलेक्शन ईयर में फेक न्यूज ये बहुत ज्यादा होने लगेगी, होती है। ठीक है, उसी तरह एक टर्म है डीप फेक्स, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। डीप फेक्स क्या होता है? किसी का चेहरा किसी की वॉइस कहीं और यूज करके उसको गलत कंटेक्स्ट में प्रेजेंट करना। राइट, और हम सबको पता है कि कौन सी पार्टी इसमें एक्सपर्ट है इस वक्त प्रेजेंटली इंडिया में। ठीक है, वी ऑल नो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। Now, as the country head to Lok Sabha election in 24, Centre is looking to invoke a controversial law that would require WhatsApp to share details about first originator of a message on account of rising artificial intelligence led misinformation on messaging platform. और इसका बेसिस क्या है? That multiple deepfake videos of politicians are circulating on WhatsApp. ऑलराइट, मतलब इतना क्लियरली होता है कि समझ भी नहीं आता है कि चेहरा भी इतना स्मूथली फिट किया जाता है कि यू कैनॉट डिफरेंशिएट कि ये रियल है या फेक है। वॉइस किसी और की वॉइस दे दी जाती है कह के कि ये पॉलिटिशियन ने ऐसा स्पीच दिया है। राइट, तो ये चीजें क्या है, सीधे सीधे आपकी नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करती हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड को अफेक्ट करेंगी ही मिसगाइड करने में, बट ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता है।
ओके, मैं आपको डीप फेक के बारे में पूरा डिटेल में प्रॉपर 450 प्लस वीडियो में भी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो आपका ग्लॉफ, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और दूसरा ये डीप फेक, और इसके अलावा एसएमआर जो हमने देखा, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं मेंस में। ऑलराइट, इनको सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपरफिशियली जानना सफिशिएंट नहीं होगा, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। फिलहाल हम कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि चीज न्यूज में आई क्यों है, ताकि फिर उसको मेंस में पढ़ने का कुछ बेनिफिट रहे। और मैं मेंस 450 में कोशिश करता हूँ कि आपको वही पॉइंट्स दूं, उन्हीं पॉइंट्स को हम अच्छे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करें, ओके, जो कि हमारे इसमें न्यूज़पेपर में हम लोग को ओवर द टाइम पढ़ने को मिलते हैं। ओके, नाउ इट कैन कॉज हार्म टू इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इन इंडिया। ओके, ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड नोटिस, अब ये है कब, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम, पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली सेंड एन इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 ऑफ आईटी रूल 2021, ठीक है। और ये रूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया था हमारा, वो कब आया था, 2000 में, ठीक है। ओवर द इयर्स इसमें रूल्स बनाते जाते हैं हम लोग विद टाइम, तो हमने लास्ट टाइम रूल्स बनाए थे 2021 में, क्लियर। अब व्हाट्सएप का कहना है कि इट इज ए थ्रेट टू इट्स एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन सिस्टम एंड विच कीप्स कम्युनिकेशन प्राइवेट from even the company itself, and it will lead to mass surveillance, okay, and जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट कैसे इम्पैक्ट नहीं करेगा, जब आप इंक्रिप्शन ही नहीं रहने दोगे प्रॉपर, तो इम्पैक्ट तो करेगा। So it will severely undermine the privacy of the user. That's true. Now, the friction that social media platform and the government share when it comes to grappling with issues such as online misinformation, especially during election year. The anonymous use of messaging platform to propagate fake videos and audio is a major challenge. Okay, किसी का चेहरा किसी पे लगा देना या ऑडियो किसी और का यूज कर लेना, तो उसमें traceability provision needs to be invoked to create some accountability. Now, IT rules क्या कहते हैं? IT rule says that online messaging companies will be required to divulge the identity of a person who first sent a particular message on the platform. Okay, पहली बार जब वो वीडियो किसने बनाया होगा या उसको उसमें कुछ चेंजेस करके उसको फर्स्ट टाइम जिसने शेयर किया होगा व्हाट्सएप पे, उस आदमी की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। नाउ ये ऑर्डर देगा कौन? सो द ऑर्डर, तो जिसको हम ट्रेसिबिलिटी कह रहे हैं कि ट्रेस कीजिए फर्स्ट टाइम किसने किया था शेयर, ट्रेसिबिलिटी कैन बी पास ईदर बाय कोर्ट और द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका मिसयूज का एक और प्रोविजन क्या आता है, जैसे कि आई एम सॉरी टू से दिस अगेन, बट मणिपुर का जो केस आया था वेयर टू न्यूड वीमेंस वर परेडेड, ओके, उसके बाद ट्विटर को, यानी कि अब एक्स हो गया है, तो उसको ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप इस वीडियो को रिमूव कीजिए, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई वीडियो सपोज ये व्हाट्सएप पे शेयर हुआ होता, तो गवर्नमेंट फिर इनसे पूछती कि हमें बताइए कि फर्स्ट टाइम ये किसने शेयर किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये व्हाट्सएप पे किसने डाला। अब अगर आप उस इंसान को अरेस्ट भी कर लोगे, तो ये तो आप अपनी गवर्नमेंट का चेहरा बचाने के लिए, यानी गवर्नमेंट की इमेज बचाने के लिए आपने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, वीडियो विड्रॉल करा लिया, बट उससे क्या हुआ, उससे तो जो ट्रुथ, जो सच, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो सामने आनी चाहिए थी, उसको आपने दबा दिया, राइट। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट होगा कि आप अपने अगेंस्ट होने वाले क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए भी इस प्रोविजन का मिसयूज करोगे, राइट। The orders, however, can only be issued for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution, and punishment of an offence related to national security issues, पब्लिक ऑर्डर। अब आ गए ना मणिपुर वाला केस, पब्लिक ऑर्डर के नाम पर भी आप ये इशू कर सकते हो। तो ऐसे तो फिर लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मणिपुर वीडियो, बट ऐसे कई वीडियो जहां पर आपको लॉ एंड ऑर्डर का फेल दिखेगा या कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ट्रेस करके उसको हॉन्ट करना शुरू कर दोगे, राइट, या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट एंड सो ऑन, राइट। इट इज ए थ्रेट टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम, ओके, जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन को प्राइवेट रखता था इवन फ्रॉम द कंपनी। इट हैज क्वेश्चन द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ एनफोर्सिंग द मेजर्स, सेइंग इट विल ब्रेक इट्स सिक्योरिटी सिस्टम एंड लीड टू मास सर्विलेंस। जबकि गवर्नमेंट का कहना है दिस मेजर विल नॉट इम्पैक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ व्हाट्सएप इट्स कॉमन यूजर। अब इसमें जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे तो आप एक और क्रिटिसिज्म लिखेंगे कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज भी कर सकती है अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए, ऑलराइट, या उसको दबाने के लिए, क्लियर। तो 4-5 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल गए, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, ऑलराइट।
फिर जब हम इस टॉपिक को और डिटेल में करेंगे मेंस सीरीज में, तब आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट। न्यूज़पेपर का मोटिव यही रहता है कि चीजें आपके दिमाग में प्रोसेस होना शुरू हो जाए, पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आने लगे। राइट। तो अगर वे फॉरवर्ड यहाँ लिखना होगा तो फर्स्ट थिंग इज कि आप इस तरह के सारे ऑर्डर्स रिटर्न में देंगे। राइट। ताकि आप इसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना कर सकें, कि आप सिर्फ अपने अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए यूज करें। तो ये पहली बात तो ये रिटर्न में होना चाहिए। राइट। यहाँ पर एक नाम है धनौरी वेटलैंड। कहाँ है ये? नोएडा में। ओके, ये जो जेवार एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो ये इससे इस पे इम्पैक्ट होगा, वेटलैंड पे। ये तो लोकेशन याद रखिए बस। आज एडिटोरियल्स में काफ़ी चीज़ें हैं हमारे काम की। ये इसको छोड़िए, ये तो सिर्फ वो कास्ट सर्वे को लेकर कुछ लिखा गया है। यहाँ मिडिल ईस्ट की बातें भी छोड़िए, हम ऑलरेडी काफ़ी जान चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे बिहार के कंटेक्स्ट में लिखा गया, बट ये कहीं काफ़ी हद तक ट्रू भी है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है कि जो टीचर्स हैं, इनका मोस्टली काम है पढ़ाना बच्चों को, बट ये सारे काम कर रहे हैं। ओके, इलेक्शन ड्यूटी होती है तो टीचर्स को वहाँ जाना पड़ता है। मिड डे मील स्कीम का काम है मेंटेनेंस वगैरह, वो टीचर को देखना पड़ रहा है, जबकि वो उनका काम नहीं है एग्जैक्टली। राइट। उसके अलावा आपको कोई सर्वे कराना हो, जैसे बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराना हो, आप वहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हो। इलेक्शन आते हैं, आप ड्यूटी लगा देते हो। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि इम्पैक्ट होती है बच्चों की पढ़ाई। राइट। और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आज आप देखेंगे, सबसे ज्यादा सोशली बैकवर्ड और मार्जिनल स्टूडेंट्स ज्यादा जाते हैं। राइट। नाउ, तो अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है यहाँ पर बिहार में, कि ये लोग एक सर्वे करा रहे हैं टीचर्स की मेंटल हेल्थ का। ओके, कि कितना स्ट्रेस है आप पे मेंटली। ओवर 4 lakh टीचर्स इन बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी पार्ट ऑफ दिस मेंटल हेल्थ सर्वे टू बी कंडक्टेड बाय एंड ऑफ दिस मंथ। राइट। देयर हैज बीन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट राइजिंग टीचर एब्सेंटिज्म। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल्स में, एब्सेंट रहते हैं टीचर। Inability to teach the syllabus in time, as well as reports of corporal punishment meted to the student। और फिजिकल पनिशमेंट भी बच्चों को दी जाती है कई बार। भाई कई कई जगहों पर क्या है कि टीचर बन तो जाते हैं लेकिन पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, और कई बार उनको लगता है कि ये मोस्टली जो बच्चे, मोस्टली एस टी एस सी के बच्चे ज़्यादा जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या ये कह लीजिए कि जो थोड़ा सा पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं वो लोग ज़्यादा जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि या देखो एक चीज़ श्योर है कि इनका आईक्यू लेवल उतना तेज नहीं होता है, बिकॉज ना तो इतनी अच्छी कभी हेल्थ फैसिलिटीज मिली हैं उन्हें, ना कभी उन्हें इतनी अच्छी डाइट मिली है जो सीधे सीधे आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करती है। राइट। ना ही उनके पेरेंट्स का एजुकेशन कभी उतना अच्छा रहा होगा। और एक एजुकेटेड मदर की ब्रॉटअप, एक अनएजुकेटेड मदर की ब्रॉटअप बच्चे की पर्सनैलिटी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। तो समटाइम जब टीचर्स को दिखता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल कम है, ये लोग इतने अच्छे से पढ़ नहीं रहे या पढ़ना नहीं चाहते, तो टीचर और ज्यादा डिसइंटरेस्टेड हो जाता है कि क्या करना है इनको पढ़ा के। राइट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है उसमें। Anyway, while the challenges that teacher face, especially in the government school, are well known, any policy that seek to relieve their pressure and require identifying the factors involved। ठीक है, क्योंकि कई बार टीचर्स का ये कहना है कि हम पे प्रेशर कितना है। इधर देखिए, इलेक्शन ड्यूटी हम लोग करते हैं, मिड डे मील स्कीम का हम लोग देखते हैं पूरा। ठीक है, कोई भी सर्वे होता है हमारी ड्यूटी लग जाती है। इवन पोलियो की अवेयरनेस में भी हम लोग को लगा देते हैं। तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट सर्वे करा रही है कि देखते हैं टीचर्स पे बर्डन कितना है एग्जैक्टली। राइट। डिमांड्स ऑफ नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स लाइक इलेक्शन ड्यूटी, कंडक्ट ऑफ रिसेंट कास्ट सर्वे, मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम एंड सो ऑन। ठीक है। और बिहार माना जाता है कि उसने कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिएटिव इंटरवेंशन किए हैं इन चीजों में। जैसे 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लेकर आए, जिसमें क्लास 9 to 12 की लड़कियों को फ्री बाइसिकल दी जाएगी, और उसका इम्पैक्ट हुआ। ओके, उसमें क्या हुआ, सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट जो था क्लास 5 to 8, उसमें काफी इंक्रीज देखने को मिला, अराउंड 30%। जो मोस्टली लड़कियां 5th क्लास तक पढ़ के ड्रॉप आउट कर जाती थी कि स्कूल जो है वो थोड़े दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो हम नहीं जा सकते। ओके, तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला ये फ्री बाइसिकल स्कीम से। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल्स बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस। Okay, but also receive the quality education. The role of the teacher in creating the right environment cannot be overlooked. Helping teachers do their job better would serve the larger cause of ensuring a better education for nation's mind। अगर आप टीचर को टीचिंग के ही काम में रहने दोगे तो बेटर आउटकम देखने को मिलेंगे हमें स्टूडेंट्स में। ठीक है, अदरवाइज जो टीचिंग की क्वालिटी है वो इम्पैक्ट होती है। और भी कई रीजंस हैं इनकी पुअर टीचिंग क्वालिटी के, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आप सब जानते हैं।
कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो पढ़ाने में। एनीवे, चलिए डिमांड की बात करते हैं। तो अब आपको अपनी पॉपुलेशन तो पता ही है इंडिया की, राइट। और उसके रेशियो में हमें जितने डॉक्टर्स चाहिए वो है नहीं। रीजंस क्या है? पहली बात कि नंबर ऑफ कॉलेजेस या तो कम है, और अगर सफिशिएंट भी हैं तो इनमें रिस्ट्रिक्शंस है कि एक कॉलेज में इतनी ही सीट्स हो सकती हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग और रिस्ट्रिक्शंस अभी लेकर आए रिसेंटली। एक तो कॉलेज में हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 15 किलोमीटर की रेंज में नहीं होने चाहिए। जैसे अगर एक मेडिकल कॉलेज है ना, तो उससे 15 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, उसके दूर ही खोलना पड़ेगा आपको। अब अगर थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा मुझे, तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी बात आ जाती है। वहां पर उतनी अच्छा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं, ठीक है, वहां पर उतनी अच्छी कनेक्टिविटी है या नहीं, ठीक है, वहां पर इतनी पॉपुलेशन है कि उतने पेशेंट ओपीडी के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये कई इस तरह की चीजें आ जाती है। दूसरा, हमने पोस्ट ग्रेजुएट अभी उसमें क्या किया कि 100 सीट्स होनी चाहिए सिर्फ पर 10 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले कुछ दिनों में ही, न्यूज़पेपर में ही आया था, ठीक है। सदर्न स्टेट्स में ये मेडिकल सीट्स और कम हो जाएंगी। नॉट पीजी, पीजी नहीं, अंडर ग्रेजुएट, ओके। और पीजी में तो और ज्यादा दिक्कत है, okay, कि यहाँ पर हर साल करीब 13,000 सीट्स वैकेंट रह जाती थी, ठीक है, खाली रह जाती थी। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि 0 परसेंटाइल कर दो, ठीक है, जिसको पीजी में एडमिशन लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली इससे क्या इम्पैक्ट होगा? क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। कोई भी जिसके पास पैसा है सीट ले लो प्राइवेट कॉलेज में जाके, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, तो अल्टीमेटली उससे हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरा, अब अगर ये लोग सब ग्रेजुएट हो भी जाते हैं तो इसके बाद ये रूरल और बैकवर्ड एरियाज में सर्व करना नहीं पसंद करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, इन एरियाज में सर्व करना पसंद नहीं करते हैं। दैट इज अनदर रीजन कि बैकवर्ड एरियाज में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, राइट। अब वन मोर पॉइंट हियर, अगर ये जो वैकेंट रह जाती है ना सीट्स वगैरह, तो फिर क्या है कि उनका जो कॉस्ट लगा होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, वो उतना वसूल हो नहीं पाता है। फिर वो क्या करते हैं, इसके लिए कैपिटेशन फी लगाते हैं, डोनेशन दीजिए और सीट लीजिए। अब कैपिटेशन फीस से, अब जैसा कि लोग कहते हैं, खुल के कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कम से कम खर्च हो जाते हैं डॉक्टर बनने में। अब अगर 1 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बना है तो क्या वो सेवा करने के लिए बनेगा? नॉट पॉसिबल, नहीं जाएगा रूरल एरियाज में, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि वो जो एथिक्स होते हैं उनसे ही कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है, ओके। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था गंगाराम हॉस्पिटल का, ठीक है। वहां पर क्या था कि पेशेंट्स को इंश्योरेंस फैसिलिटी होते हुए भी डॉक्टर्स मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको इतने पैसे तो देने पड़ेंगे। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक्सप्लॉइटेशन का लेवल है वो आप और हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ बेसिक रीजंस थे। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। द डिमांड फॉर डॉक्टर्स एक्सीड सप्लाई इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। The demand for medical education also exceeds the number of seats. Now, expanding medical colleges and seats at the postgraduate and undergraduate level, इसमें हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़े। फॉर एग्जांपल 2010-11 से आज तक पिछले 12 साल में अंडर ग्रेजुएट सीट्स नियरली ट्रिपल्ड, पीजी सीट्स ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड एंड मेडिकल कॉलेजेस हैव डबल्ड। तो ये आपके लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनता है, ओके। द नंबर ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो कि पर लैख पॉपुलेशन बात कर रहे हैं, 1 लाख पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, पहले हमारे यहाँ 4.1 होते हैं, चाइना में 6.2 है, एंड जस्ट लुक एट यूके 13.1 पर लैख, ठीक है। तो ये पैराग्राफ बहुत अच्छा आपके लिए एक इंट्रोडक्शन बना के देता है रेडीमेड, अगर क्वेश्चन कभी डॉक्टर्स या इस तरह के मिसमैच पे आए तो, ठीक है। तो प्लीज इस तरह का ही डेटा अपने पास रखिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है, आपके पास 3 ही तरीके इंट्रोडक्शन बनाने के, या तो आपके पास कोई डेटा होना चाहिए, या किसी चीज की डेफिनेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आपके पास उसका कोई ओरिजिन होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसके पीछे दो ड्राइवर्स रहे, इंक्रीज इन द मेडिकल ग्रेजुएट्स आर द नंबर एज वेल एज साइज ऑफ मेडिकल कॉलेज। अब देखिए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस तो हम लोग खोलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो बहुत लोग मेडिकल कॉलेजेस खोलने लगे, बट प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि उन मेडिकल कॉलेजेस में एवरेज नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट सीट्स इज जस्ट 153 अगेंस्ट 930 इन चाइना। तो ये कॉलेजेस बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? ये कॉलेजेस ने अपना साइज लिमिटेड क्यों रखा है? बहुत से रीजन है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बिल्डिंग से लेके मेडिकल इक्विपमेंट्स तक काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, ऑलराइट। अगर उतनी फीस नहीं आ रही है
ठीक है, क्योंकि एक हद तक लिमिट भी है, एक हद से ज़्यादा फीस तो आप ले नहीं सकते। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, उतनी अच्छे टीचर्स हैं क्या आपके पास? उतने अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स आपके पास नहीं है पढ़ाने वाले। और ये जो उसके बाद आपका जो कह सकते हो कि सिलेबस, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अलाइन नहीं है ज़्यादा। अभी हम आएंगे इस पॉइंट पे भी। नाउ द स्मॉल साइज इज एन आउटकम ऑफ रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो ये यहाँ पर कुछ रेगुलेशन पॉइंट्स दिए हुए हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार रीड कर लो। जैसे एक्सपेंशन ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, डेली ओपीडी फुटफॉल्स चाहिए आपको, डबलिंग द नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, उसके अलावा देयर आर सम गाइडलाइंस रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वो छोटे ही रह जाते हैं, वो एक्सपैंड नहीं कर पाते, उतने बड़े नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस जस्ट 153 अगेंस्ट 930 इन चाइना। ठीक है, तो पहला रीजन ये है, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलेजेस खोलने से कुछ नहीं होगा, उनको एक्सपैंड करना जरूरी है। सीट्स पर कॉलेज हैव नॉट राइजन प्रोपोर्शनेटली, थोड़े इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे 122 से 153 हो गई है, बट स्टिल बहुत कम है अभी भी। नेक्स्ट, now this scaling up might be a risky proposition for private medical college. Why? Because it requires investment in physical infrastructure, hiring teaching faculty and other staffs like nurses and so on. And this may raise the feasibility questions कि अब जितना इस कॉलेज में खर्चा हो रहा है, क्या उतनी फीस आ रही है बच्चों से या नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि अगर सीट्स वैकेंट रह गई, जैसा कि मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हो रहा है, हर साल 13,000 सीट्स वैकेंट जा रही हैं। When seats remain vacant and costs are not recovered, तो अल्टीमेटली इनको क्या करना पड़ता है, हाई कैपिटेशन फी लेनी पड़ती है। देते हैं यार लोग, 1-1 करोड़ तक देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ऑलराइट, सो टीचिंग फैकल्टी की जो शॉर्टेज है वो दोनों जगह है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी है और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ओनली एबल टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन एट लोअर कॉस्ट। ओके, लोअर कॉस्ट मतलब कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे साल में सिर्फ 150 रुपये फीस लगती है। ठीक है, ऐसे भी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के। तब ऐसा तो नहीं है कि खर्चा नहीं हो रहा है वहाँ उस कॉलेज में। ओके, राइट फ्रॉम बिल्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू मेडिकल इक्विपमेंट्स। ऑलराइट, इन सब में खर्चा तो हो रहा है, बट फिर कैसे ये गैप ब्रिज किया जाता है? ये किया जाता है बाय गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, जो एग्जैक्टली फी होनी चाहिए और जो फी गवर्नमेंट ले रही है अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके बीच का जो ब्रिज हो रहा है गैप, उसको वो होता है सब्सिडी से। बट देयर कॉस्ट कंटिन्यू टू रिमेन हाई एंड द गैप इज ब्रिज बाय सब्सिडीज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज कि हमें ह्यूमन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंप्रूवमेंट करना ही, बट इसके अलावा हमें वी नीड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन कुरिकुलम डिजाइन एंड पेडागॉजी। ये इंडिया के एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारा चाहे स्कूल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हमारा क्यूरिकुलम आज की डिमांड के हिसाब से है ही नहीं। नेक्स्ट इज competency based curriculum design in the countries focused on maintaining the quality of Indian doctors. Attempts to scale disproportionately will impact the quality of pedagogy and in turn the doctors produced. The competency based curriculum being implemented by India is similar to the one implemented in the USA. तो हमें अच्छे टीचर्स अट्रैक्ट करने के लिए वी नीड टू गिव देम बेटर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू टीचर्स, इट एम्प्लॉय अदर इनोवेशंस। नेक्स्ट इज, एक सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटिंग इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे एक बार आया था एज अ प्रपोजल, बट बाद में विड्रॉ कर लिया गया था कि हम ये जो आयुर्वेद वाले हैं और जो प्रॉपर एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको साथ में पढ़ाएंगे। ओके, सिर्फ इनका 1 साल का कोर्स अलग कर दिया जाएगा, बट शुरू में इनको साल में साथ ही पढ़ाया जाएगा। तो उसी तरीके से एक बात की गई थी कि इंटीग्रेटिंग इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, कि डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, फार्मासिस्ट हो, दिस शुड बी टॉट टुगेदर। दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी, रिड्यूसेस टीचिंग फैकल्टी रिक्वायरमेंट एज वेल एज इनेबल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बट एमबीबीएस डॉक्टर्स की जो लॉबी थी, उसने इसका काफी विरोध किया था कि आपने तो स्टेटस एक बराबर ही कर दिया फिर हमारा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस आईपी, ये करना चाहिए, जरूरी है। While there is a perceived trade-off between quality and scale, there are also concerns about equity. The argument for increased productivity and scale needs to be viewed in the context of overarching policy goal. While scale is needed, the National Medical Commission, ठीक है, इसने अभी प्रायोरिटाइज कर रखा है equity को। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रीवियस कैप थी कि 250
अंडर ग्रेजुएट सीट्स हो सकती हैं, उसको रिवाइज करके इसे फिर से 150 कर दिया फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। ओके, तो फिर वही बात आ गई जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि हम मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे नहीं हूँ, बट उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अभी ये एक्विटी पे फोकस करते हुए इन्होंने इसे रिड्यूस करके और कम कर दिया है, 150 कर दिया है। राइट, इसके अलावा अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था एक बार, रिक्वायरमेंट ऑफ 100 सीट्स पर 10 लाख पॉपुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेटिंग न्यू मेडिकल कॉलेजेस विद इन 15 मीटर किलोमीटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज रिवील गवर्नमेंट फोकस ऑन evenly distributed localized production of doctors. Right, so these three are the points जो आपको बताते हैं कि क्यों हमारा ये मिसमैच और बढ़ता जा रहा है। पहला, आपने 150 सीट्स कर दी न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए। दूसरा, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 100 सीट्स पर 10 लाख पॉपुलेशन, तो इस वजह से सदर्न स्टेट्स में मेडिकल सीट्स और कम हो सकती हैं। राइट, और तीसरा इन्होंने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि विद इन 15 किलोमीटर की रेंज में नहीं होंगे। अगर कोई नया कॉलेज खुल रहा है तो वो एग्जिस्टिंग कॉलेज से 15 किलोमीटर रेडियस के बाहर ही खुलना चाहिए। राइट, बट दिस विल नॉट लीड टू एफिशिएंट प्रोडक्शन ड्यू टू इंटरस्टेट माइग्रेशन। अब डॉक्टर्स का इंटरस्टेट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली है, ठीक है, सभी फील्ड में है। ओके, स्पेशली फ्रॉम हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक कर्नाटक आंध्रा। अब कर्नाटक आंध्रा को ही इस प्रोविजन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि अगर आप ये 10 लाख पर सिर्फ 100 डॉक्टर्स अलाउ करेंगे तो हमारे यहाँ तो मेडिकल सीट्स और कम हो जाएंगी, जबकि हमारे यहाँ के बच्चे एस्पायर करते हैं कि हमें डॉक्टर ज्यादा बनना है, ज्यादा बच्चे वहां पे डॉक्टर प्रोफेशन प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो फिर आप सीट्स कम क्यों कर रहे हैं जब इंटरस्टेट माइग्रेशन हो ही रहा है। अगर एक जगह पे डॉक्टर्स ज्यादा होंगे तो obvious सी बात है वो दूसरे शहर भी माइग्रेट कर जाएंगे कि वहां पर रिक्वायरमेंट कम है, मैं वहां जा सकता हूँ। ओके, नाउ thus the goal of equity require attention to incentives and encouraging migration to low availability areas rather than restricting production. राइट, लाइक जैसे कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ज्यादा हो रहे हैं तो दे कैन मूव टू तेलंगाना, महाराष्ट्र और इवन फॉर दैट मैटर एमपी एंड छत्तीसगढ़, जहां पर सीवियर शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, दे कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर। तो फिर ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कैसे हम लोग बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको पता है ऑलमोस्ट हम लोग 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और हमारे पास सिर्फ 4% ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज कि हमारे यहाँ पर कई जगहों पर, कई स्टेट्स में एक तो वाटर, ठीक है, ये फ्री है, इरिगेशन के लिए भी दिया जाता है ना, कैनाल वगैरह से तो चार्ज नहीं लिया जाता है ड्यू टू पॉलिटिक्स। और एक नेक्स्ट है कि इवन इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री होती है जो पंप्स वगैरह में यूज की जाती है खेतों में, ठीक है, फार्म्स में, एग्जाम्पल इन पंजाब। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, मोटर चालू कर दो रात में और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन काफी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इससे हमारे डिप्लीशन हो रहा है। इवन पंजाब में आपको अगर देखेंगे तो अच्छी खासी सैलिनिटी हो चुकी है वहां पर। ठीक है, वहां की फील्ड आज उतनी फर्टाइल नहीं है जितनी 1960s में हुआ करती थी ड्यू टू दिस हाई ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपने ऐसे क्रॉप्स जैसे फॉर एग्जांपल राइस जो कि पंजाब के लिए सुटेबल नहीं थे वो आपने वहां ग्रो किए। राइट, तो जरूरत क्या है कि हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें कि देखिए आपका ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे जा चुका है, ये और नीचे चला जाएगा, आप इस तरह की क्रॉप्स मत ग्रो कीजिए, आप मिलेट्स टाइप की क्रॉप ग्रो कर लीजिए। ऑलराइट, इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। नाउ यू विल आस्क कि व्हाई व्हाई दिस इंसेंटिवाइजेशन? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी देते हैं या और भी तरह की जो भी फार्म सब्सिडीज आपको दी जाती हैं उन सबको मिला के सरकार ऑन एन एवरेज 30,000 एकड़, मैं पूरे इंडिया लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है, 30,000 एकड़ सब्सिडाइज करती है। अब सोचिए कि अगर ये पैसा इसको एज ए इंसेंटिव ही दे दिया जाता कि आप मिलेट्स ग्रो कीजिए, राइस मत ग्रो कीजिए, तो फिर वो कर लेता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वो मिलेट्स की अगर कीमत कम भी मिलती उसको, कम प्राइस मिलते या कम प्रोडक्शन होता तो भी दिक्कत नहीं थी अगर ये इंसेंटिव उसको दिया जाता। ठीक है, ताकि आप अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर पाते, आप लैंड की फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर पाते। राइट, तो आप इसको कह सकते हो कि वाटर क्रेडिट। तो इस तरह का कुछ प्रोविजन किया जा सकता है रादर देन कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे और हमारी वाटर की जो इनएफिशिएंसी है फार्म सेक्टर में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आर्टिकल में क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर 16 इट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, क्यों? टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको उसका हेडक्वार्टर पता है तो बताइए। ठीक है, 1945 में फाउंड हुआ था
और इसका गोल क्या था? टू एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ओके, रीड केयरफुली, नॉट जस्ट फूड बट ऑल्सो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये इसके गोल थे FAO के। क्लियर? नाउ आज वर्ल्ड करीब करीब 8 बिलियन पॉपुलेशन को संभाल रहा है। ठीक है, एक टाइम था जब हम लोग शिप टू माउथ, क्योंकि हम लोग PL40 करके USA से लिया करते थे, ठीक है, वीट। और ये वो वीट था जो US से अपने पिग्स को खिलाता था, राइट। तो ये हम लोग शिप के थ्रू मंगाते थे और फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसलिए ये टर्म कॉइन किया गया था, शिप टू माउथ। इसके बाद जब देखा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे क्रेडिट जाता है इंदिरा जी को कि उनके टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ, बट इसकी शुरुआत शास्त्री जी के टाइम हो चुकी थी, राइट। 1964 1966 में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कर चुके थे, क्योंकि हमें बनाना था अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट। बट हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बनाया, बल्कि एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी बनाया है। आज राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं, ऑलराइट। नाउ इन लास्ट 3 years हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है 85 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स, दैट इज राइस, व्हीट एंड कॉर्न, ऑलराइट। इसके अलावा हम फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हैं टू मोर देन 80 करोड़ पीपल अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये हमने कल के एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। मिल्क प्रोडक्शन हमारा 17 मिलियन टन से बढ़कर 222 मिलियन टन हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम मिल्क के, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, राइट, क्योंकि हमारा खुद का कंजम्पशन बहुत है मिल्क का। दूसरा, इवन पोल्ट्री एंड फिशरी प्रोडक्शन में भी हम लोग काफी बढ़ रहे हैं। तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, और उसी को देखते हुए हमने लॉन्च किया है अब पिंक रेवोल्यूशन फॉर पोल्ट्री एंड ब्लू रेवोल्यूशन फॉर फिशरीज, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब फूड तो बहुत हमने हाईली अवेलेबल करा लिया है, बट उसके बाद भी हमारे पास न्यूट्रिशन में अभी भी काफ़ी डेफिशिएंसी है। न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को, फिर इसलिए हम लोग वो सब शुरू करते हैं ना, फूड फोर्टिफिकेशन एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, जिंक उसमें ऐड कर देंगे, आयरन ऐड कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। ओके, तो कल हमने एक इंडेक्स देखा था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, उसमें कोई डेटा निकल के आया था इंडिया के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं आपकी मेथोडोलॉजी खराब है, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप अपना खुद का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देख लीजिए, वो भी कहता है कि 16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज मेल नरिश्ड, 35% इज स्टंटेड। स्टंटेड मैंने आपको बताया था वेट रेशियो हाइट, 32% अंडर वेट, वेट विद रेस्पेक्ट टू एज। ओके, सो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030। इंडिया इज होम टू ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन, 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर। FAO का कहना है कि इंडिया में करीब करीब 90% वाटर इरिगेशन में यूज होता है, ठीक है, या एग्रीकल्चर में यूज होता है 90%। जबकि हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना है कि नहीं 90% नहीं, 78% एग्रीकल्चर में यूज होता है। लेकिन अगर 78% भी यूज हो रहा है तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हो कि एक राइस को ग्रो करने में हमने जितना वाटर यूज किया होगा, ठीक है, वो चाइना ने जितना यूज किया होगा ना उससे काफी ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे राइस चाइना भी ग्रो कर रहा है, राइस हम भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने काफी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज किया होगा उतना ही राइस ग्रो करने में जितना चाइना ने किया है, क्योंकि हमारी वाटर एफिशिएंसी खराब है। और इस वजह से आप कह सकते हो कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे राइस, चाइना भी एक्सपोर्ट करेगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं नेट वाटर एक्सपोर्टर कहलाते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का टर्म मिले नेट वाटर एक्सपोर्टर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो वीट राइस वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें यूज हमने वाटर इतना ज्यादा किया है कि एक तरीके से हम नेट वाटर एक्सपोर्टर ही बन गए हैं, ऑलराइट। तो हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। अभी कैसे बढ़ाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे इसी एडिटोरियल में। नाउ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स वगैरह की। There is need to produce not only more food but also to save water for drinking purposes and also for manufacturing industries as well as growing urbanization। मैन्युफैक्चरिंग क्यों? मैंने आपको चिप इंडस्ट्री का बताया था, हम चिप को हम हब बनना चाहते हैं चिप मेकिंग में, और उसमें आपको एकदम प्योर वाटर चाहिए, एकदम प्योर वाटर, वो भी कांस्टेंट सप्लाई। क्लियर? तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी वाटर की बहुत नीड है, सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं। अब इसके लिए हम लोग दो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला, सप्लाई साइड पे, जैसे कि बफर स्टॉकिंग की जाए वाटर की, ठीक है, कैनाल्स डैम्स वगैरह बनाए जाएं, अच्छे से स्टोर किया जाए, ठीक है। रिचार्ज किया जाए अपने ग्राउंड वाटर्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, चेक डैम्स बनाए जाएं, वाटर शेड्स बनाए जाएं। ये हो गई सप्लाई साइड की बात। डिमांड साइड पे आप क्या करते हो? डिमांड साइड पे हमें एफिशिएंट यूज करना होगा वाटर का अक्रॉस दी क्रॉप्स, ऑलराइट। हमें ऐसे क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा वाटर डिमांड कर रहे हैं उनसे स्विच करना होगा ऐसे क्रॉप की तरफ जो कि थोड़ा
कम वाटर में भी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। ऑलराइट, अभी इंडिया में करीब 50% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कम्स अंडर इरिगेशन, हमें इसको बढ़ा के करना होगा 75%। अदरवाइज क्या होता है कि इरिगेशन अगर कम है तो कहीं ना कहीं आप रेन पर डिपेंडेंट हो जाओगे, और जिस साल भी मानसून फेल होगा उस साल एग्रीकल्चर हो जाएगा रिस्की। ऑलराइट, और एग्रीकल्चर होगा रिस्की, सो एवरीवन विल गो फॉर रिस्की। नेक्स्ट, नो, अब ये सारे हमें रिजर्वोयर्स, वाटर कैनाल, डैम्स वगैरह बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब अनलाइक अमेरिका, यूएसए, ठीक है, अनलाइक यूएसए हमारे यहाँ कभी प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं इन चीजों में, रिजर्वोयर एंड कैनाल्स वगैरह में। और गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो इनफ फंड ही नहीं है इस काम के लिए, ठीक है, हमारे पास सिर्फ अपने पॉलिटिशियंस को मल्टीपल पेंशन देने के पैसे हैं, हमारे पास इसके लिए फंड नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी पे खर्च कर देते हैं, दैट इज नियरली 4 लाख करोड़। ऑलराइट, और आपके पास अकेला जीएसटी आता है साल का अराउंड अराउंड 18 to 20 लाख करोड़। दिस इज जस्ट जीएसटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, दिस इज जस्ट जीएसटी कंसिस्टिंग दैट हर महीने करीब करीब 1.6 लाख करोड़ का जीएसटी आता है। ठीक है, अगर साल में इतना भी आ रहा है उसमें से 4 लाख करोड़ तो आपका सिर्फ फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी पे चला जाता है। ओके, now state governments do not have the political will to charge for power. I gave example of पंजाब, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फार्मर्स के लिए। ओके, सो इस वजह से ये रिस्की हो जाता है आपका एग्रीकल्चर। नाउ इफ यू हैव टू मिनिमाइज द क्लाइमेट रिस्क वी नीड ए पैराडिम शिफ्ट इन आवर थिंकिंग। हमें अपना फोकस लैंड प्रोडक्टिविटी से बढ़ा के करना होगा वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था तो हमारा फोकस क्या था कि जितना भी लैंड है उसमें से हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो हमने दिया धनाधन। ओके, लो वाटर, लो फर्टिलाइजर, ये लो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स और प्रोडक्शन बढ़ाओ, वो ठीक है, हो गया वो। लेकिन उसमें वाटर का इनएफिशिएंट यूज देखने को मिला, फर्टिलाइजर का इनएफिशिएंट यूज देखने को मिला, और सैलिनिटी बढ़ी हमारी सॉइल में, ग्राउंड वाटर हमारे डिग्रेड हो गए, काफी लो हो गया। ओके, सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है फर्टिलाइजर का, फिर वो नदी नालों में जाता है और वो यूट्रोफिकेशन वगैरह फेनोमेना आपने पढ़ा हुआ है एनवायरमेंट में, ये सब इसी वजह से होता है, फर्टिलाइजर के मिसयूज की वजह से। तो अब हमें लैंड प्रोडक्टिविटी से फोकस हटाकर वाटर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना होगा कि कम से कम वाटर। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसी तरीके से चीजों को कनेक्ट करते चाहिए और आपकी प्रिपरेशन काफी सिंपल हो जाएगी। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इनएफिशिएंसीज इन द एलोकेशन एंड यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ओके, स्पेशली प्रोडक्टिविटी ऑफ 10 मेजर क्रॉप्स, क्योंकि कुछ क्रॉप्स वाकई बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इट्स इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी इज द लोएस्ट। ओके, so you can say that Punjab is the most inefficient grower of rice, and Punjab also emit the highest level of carbon dioxide, almost 5 tons per hectare of paddy cultivation। ये पैडी में क्या होता है कि वाटर को ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है, फील्ड में भरा रहता है वो उसी में। अब हमें जरूरत है अपनी पॉलिसीज को रिवैम्प करने की, फार्म प्रैक्टिसेस को चेंज करने की। ओके, कीपिंग वाटर एट द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, कैन वन रिवॉर्ड फार्मर्स फॉर स्विचिंग फ्रॉम वाटर इन गजलिंग क्रॉप्स लाइक पैडी एंड शुगर केन टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयलसीड्स? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वो उस पर स्विच करेंगे। ओके, तो आप कह सकते हो ग्रीन वाटर क्रेडिट, कि आप उनको वो पैसे दे सकते हो पर एकड़, कि आप अगर स्विच करते हो टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स तो हम आपको पर एकड़ इतना अमाउंट इंसेंटिव दे देंगे। ओके, क्योंकि अगर सिर्फ सब्सिडी देखेंगे ना पावर की, यानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर पे मिलने वाली सब्सिडी, तो 30,000 पर हेक्टेयर सब्सिडी देते हो आप इतनी। ठीक है, तो बेटर है कि ये सब्सिडी आप डायरेक्ट दे लो उनको। अगर डायरेक्ट दे लोगे तो एटलीस्ट दे विल नॉट गो फॉर पैडी एंड शुगर केन कि हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है एंड ऑल, आप इस तरफ स्विच कर जाइए। ठीक है, ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रहे, वाटर यूज एफिशिएंट। सो यूज दिस टर्म, रिमेंबर दिस टर्म, ग्रीन वाटर क्रेडिट। इसी तरह की चीजें आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाती हैं, ग्रीन वाटर क्रेडिट। नेक्स्ट, create a level playing field across crops would be good for environment as well as nutrition, and it will save Punjab from water disaster as roughly as 78% of its blocks are over exploiting। ओके, यही ऐसा ही कुछ रीजन रहा होगा कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो हम लोग कहते हैं ना कैसे डिक्लाइन हुआ, कर लिया होगा बहुत ज्यादा मिसयूज। ओके,
अपने सरप्लस प्रोडक्शन करने के लिए वाटर का। और फिर जैसे जैसे लैंड इनफर्टाइल होता चला गया तो आपको वहां से मूव आउट करना पड़ा। वैसे तो मोस्टली तो रिवराइन सिविलाइजेशन था, मगर हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा भी एक रीजन है कि लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया था। ठीक है, या रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। तो इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर आपका लैंड एकदम बैरन हो जाता है, और वैसे ही कुछ पंजाब के साथ आज हो रहा है। तो ये प्रैक्टिसेस चेंज करना जरूरी है ना। फार्म प्रैक्टिसेस सच एज डायरेक्ट सीडेड राइस, ओके, alternate wet and dry irrigation या zero till can also be rewarded as they will save water. And also drip irrigation, पता ही होगा ये सब drip irrigation क्या होता है, ठीक है, especially in sugar cane which can save half the water efficiently, unless we use water efficiently, ensuring sustainable food security is difficult. ओके, तो अच्छा अच्छा आर्टिकल था, अच्छे पॉइंट्स थे, मैं इसको अलग से भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लेशियर लेक फ्लड्स। तो सिक्किम में हुआ है, पता ही है, ये दो लोकेशन मैंने आपको याद रखने को कहा है, साउथ लोनाक लेक एंड चुंगतांग डैम। ठीक है, जिससे ये सारा हुआ था सिक्किम डिजास्टर। अब देखिए इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा एंड मॉनिटरिंग है ही नहीं इनकी, राइट। ना हम लोग इनको मॉनिटर करते हैं ना डेटा। अब हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे हो रहा है ग्लेशियर जो हैं हमारे वो मेल्ट हो रहे हैं। तो जो कभी आइस कैप से ढका रहा होगा आज वो धीरे धीरे से मेल्ट होना शुरू हो रहा है। अब मेल्ट हुआ तो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर इकट्ठा होना शुरू हुआ, ठीक है, और ऊपर की आइस वगैरह और ज्यादा मेल्ट हुई और ज्यादा पानी आने लगा इसमें, और फिर कहीं ना कहीं जाके ये वॉल बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, और सडनली बहुत सारा पानी नीचे आता है और फ्लड कॉज करता है। क्लियर। तो ये सब हम लोग को अगर रोकना है तो हमें इन ग्लेशियर्स को यहीं पर मॉनिटर करना होगा। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि हाँ अब ये एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है, तो अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसमें वाटर और ज्यादा बढ़ेगा ओवर द टाइम आइस मेल्ट होने से, और एक्सपैंड होगा तो ये कभी ना कभी बर्स्ट होगा। तो ये हमें हेल्प करेगा एक बेटर फोरकास्ट करने में लोगों को कि आप वहां से मूव आउट कर जाइए, ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। ओके, तो यही कुछ पॉइंट्स इन्होंने इस आर्टिकल में बताए हैं। सिंस द लेक रीजन इज टू रिमोट एंड हैज स्कार्सली एनी मॉनिटरिंग नेटवर्क, we do not yet know the exact cause of this glacial lake outburst flood जो अभी सिक्किम में हुआ। ठीक है, सब लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ का कहना है कि रेनफॉल ज्यादा हो गई थी तो पानी ज्यादा हो गया था लेक एरिया में। ओके, कुछ का कहना है लैंडस्लाइड हुई तो लेक लेक बर्स्ट हो गया, कुछ का कहना है एवलांची आया था, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक के झटके आए थे नेपाल में उस वजह से हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता सिक्किम वाले का, बट these glacial lakes are formed near the snout of glaciers when meltwater accumulate। ठीक है, आइस मेल्ट होती रहती है और वाटर एक्यूमुलेट होता रहता है। Now such lakes have been forming with increased frequency because of increased warming in the troposphere uh, has glacial melting. The embankments of these lakes consist of loose deposits of glaciers, that is moraine, rocks, boulders, soil and ice। क्योंकि नेचुरली बने हैं ना ये आइस के मेल्ट होने से, तो उन आइस में जो भी ट्रैप हुए होंगे कुछ बोल्डर्स, मोरैन या छोटी छोटी सॉइल पार्टिकल, ठीक है, उन्हीं से ये पूरा लेक का एम्बैंकमेंट बना है, तो उसको ब्रेक होने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी अगर वाटर ज्यादा उसमें भर गया। Since these embankments are not properly compacted, they have high vulnerability quotient. They can fail if the lake water level rises rapidly due to intense rainfall. Now, catchments of three river basins in north and northeast India have a large number of glacial lakes. इसरो ने अभी एक ग्लेशियर लेक एटलस रिलीज की है ऑफ हिमालयन रिवर बेसिन यूजिंग इमेजेस एक्वायर्ड बाय रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट। तो ये भी एक रीजन होता है कि कैसे सैटेलाइट्स हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 का, इसका इमेजेस और डेटा हमने यूज किया और क्या प्रिपेयर की, एक एटलस मैप प्रिपेयर की अपने ग्लेशियर लेक्स की। ऑलराइट, और इससे फिर क्या होगा, ये एटलस रहेगी हमारे पास तो हम बेटर सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, राइट, कि यहाँ पर होटल्स वगैरह को परमिशन देना है या नहीं इस रीजन में बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं। ठीक है, आप सोशल प्लानिंग कर सकते हो कि देखिए लोगों को यहाँ पे सेटल नहीं होना चाहिए, ये एरिया थोड़ा ज्यादा वल्नरेबल है। तो ये सब है कि कैसे साइंस हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, इसरो का रोल सिर्फ जब भी इसरो की बात आती है तो सिर्फ वो मिशन लॉन्च करने या सैटेलाइट्स वगैरह के लिए नहीं है। इसरो का अच्छा खासा रोल हमारी सोशल प्रोग्रेस में भी है। इस तरह के ही ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको मेन से मिलेंगे। नेक्स्ट इज देयर द ऑथर्स कंक्लूडेड देयर आर मोर देन 9 मिलियन पीपल इन द हाई माउंटेन एशिया। पॉपुलेशन देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा है इन माउंटेन्स एरिया में भी। तियान शान, पामीर नॉट, हिंदू कुश माउंटेन, काराकोरम इन द वेस्ट,
किलियानशान चाइना में है या तिब्बत कह लो, ठीक है। इन सब में काफी पॉपुलेशन रह रही है। अगर सिर्फ सिक्किम की बात भी करें तो उसने आइडेंटिफाई किए अपने यहाँ मोर देन 300 ग्लेशियर लेक्स, बहुत होते हैं ये। ऑफ दीज 10 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वल्नरेबल टू आउटबर्स्ट फ्लड। सी राइट। जम्मू कश्मीर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्नरेबल ग्लेशियर लेक्स फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये डेटा आपके प्रीलिम्स में आपको परेशान करेगा, याद रखिएगा। फिर आपको लगता है पेपर इतना थियोरेटिकल क्यों आया? न्यूज़पेपर का रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है यार, इसलिए आपको चैनल पे दोनों न्यूज़पेपर दिए जा रहे हैं, देख लो दोनों को एक बार। प्रीलिम्स अब बुक से नहीं आएगा यार, प्रीलिम्स बुक से सॉल्व नहीं होगा आपसे। अगर आप सीनियर एस्पिरेंट हो, आप पढ़ चुके हो वो सब बेसिक बुक्स एक दो बार, अगर आप पढ़ चुके हो उनको ऊपर रिवाइज करो, एंड ज्यादा से ज्यादा आप जितना न्यूज़पेपर से चीजें कवर करोगे उतना बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। सिर्फ बुक्स पढ़ने से आप नहीं कर सकते, नो मैटर आप फ्रेशर हैं या सीनियर एस्पिरेंट हैं। Now, glove threat is rising with time. India has witnessed at least 3 highly devastating glove events in Ganga and Brahmaputra basin. ठीक है, केदारनाथ फ्लड आए थे 2013 में, चमोली 2021 में, सिक्किम 23 में। रिमेंबर ऑल दीज थ्री, ठीक है। दीज थ्री हैज बीन डिवास्टेटिंग। तो ये तो अभी सिर्फ 3 ही है, और आपके पास ऐसे 300 लेक्स हैं। Now, threat from glove are likely to increase with time due to global warming. ओके, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और ज्यादा मेल्टिंग होगी इन ग्लेशियर्स में। मल्टी प्रोंग्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस सच डेंजर। पहला, इंटेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स की, डेटा गैदर करना चाहिए हमें, एंड दिस डेटा शुड बी प्रोसेस इन रियल टाइम, ताकि लोगों को तुरंत अवेयर किया जा सके कि ऊपर सिचुएशन बिगड़ रही है, जस्ट मूव आउट फ्रॉम देयर। Water levels in the rivers downstream of vulnerable lakes should also be monitored continuously. A nationwide program to regularly monitor vulnerable glacier lakes by satellites and drones should be initiated. उन्होंने आपको ना आराम से 4 पॉइंट्स दे दिए सपोज आपके वे फॉरवर्ड के लिए। ओके, तो यहीं से आपके नोट्स बनते हैं, बाकी मैं ये टॉपिक आपको मेंस 450 में करवाऊंगा अलग से। Glove floods are different from floods caused by intense precipitation. Given increased threat due to gloves, standards to ensure the safety of projects in mountainous areas should be revised. वही कि आपको डैम बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं या टनल बनाने हैं, ठीक है, काफी वल्नरेबल एरियाज हैं, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में कि हमें ये सब करना है इन एरियाज में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज डैम, ब्रिज एंड हाईवेज must be subjected to stringent quality control measure. Gloves and other floods in mountainous regions have shown that buildings constructed close to rivers were the first and the worst sufferers. Construction close to rivers should be carefully regulated, especially in Uttarakhand and other tourist places or religious places. Scientific studies on glacier in the country must be scaled up. Lack of funds and skilled personnel today mean that very few glaciers are monitored. Climate projections indicate that glaciers are receding in Himalayan region. Fact है वो, world over fact है. New lakes are likely to form and the existing ones could expand. Glaciers are among the best indicators of climate change. It is therefore necessary to understand how these ice bodies respond to climate change in the different Himalayan zone. The Himalayan region requires a comprehensive risk assessment that accounts for projected temperature rise, changes in precipitation pattern, and land use cover changes. Alright, so these three were really important articles of the day. You must read them once again. Okay. यहाँ पर ये सब इन 5 स्टेट्स के बारे में दिया है, किसमें कितना शेयर है एग्रीकल्चर का। जैसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में काफी ज्यादा शेयर है एग्रीकल्चर का, 44%, और ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इसी में एंगेज है। राइट, जबकि ऑल इंडिया लेवल भी देखेंगे तो एग्रीकल्चर का शेयर हमारी जीडीपी में 18% है, पर सी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। राइट, अमेरिका में हार्डली 3% लोग एग्रीकल्चर में है, इसलिए उनके यहाँ एक एक फार्मर के पास 10-10 हजार एकड़ जमीन होती है। यहाँ पर गोवन कैश्यू, इसको मिला है जीआई टैग, याद रखिएगा। आया कहाँ से ये? तो कैश्यू, जिसे आप हिंदी में काजू कहते हैं, cashew was a native of northeast Brazil and it was introduced to Goa by Portuguese in 1570. Okay, and 1510 was the year जब इन लोगों ने कैप्चर किया था गोवा को, मेनली एज क्रॉप फॉर एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब सोचिए उन्होंने काजू को लगाया था फॉर एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, उन्हें नहीं पता था कि इट इज एडिबल या इसके बेनिफिट्स हैं। स्टोरी कुछ इस तरह की है दैट एडिबल वैल्यू ऑफ द कैश्यू वाज डिस्कवर्ड बाय गोवन प्रिजनर्स एक्साइल्ड टू पोर्चुगीज टेरिटरी ऑफ अफ्रीका, दैट इज मोजाम्बिक। ओके, ड्यूरिंग गोवाज फ्रीडम मूवमेंट इन मिड 18th सेंचुरी। इन्होंने गोवा से कुछ प्रिजनर्स को मोजाम्बिक में भेजा था एज अ पनिशमेंट। वहां पे इन लोगों ने डिस्कवर किया कि यार ये तो काफी
खाने लायक चीज़ है। उड़ीसा न्यू डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पर ना ये लोग एक स्कीम लेकर आए थे, आमा गोवा आमा विकास। इसमें इन लोगों ने गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ें, नेटवर्क वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए 10 लाख रुपए हर गांव को दिए जाते थे। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते थे। तो बीजेपी वालों को दिक्कत ये है कि आपने इसमें एक सिंबल यूज करा है, कौन सिंबल, जो कि आपकी पार्टी का सिंबल है, रूलिंग बीजेडी का। ठीक है, तो वो चीज़ इन लोगों को पसंद नहीं आई, तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। और सी दिस willful defaults। जस्ट 2014 में आने के बाद से अब तक 14 लाख करोड़ रुपीस आप माफ कर चुके हो उनके, ओके, राइट ऑफ कर चुके हो। एंड आप में से जो लोग ये मानते हैं कि राइट ऑफ को तो वसूल कर सकता है बैंक, हाँ बिल्कुल कर सकता है, बट आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ऑलमोस्ट जस्ट 1.5% राइट ऑफ मनी वॉज रिकवर्ड। ऑलराइट, सो ये बहुत बुरे हाल हो रहे हैं बैंक के, और अल्टीमेटली फिर वो कंज्यूमर से ही वसूल किया जाता है। कभी छोटी छोटी पेनल्टी लगा दी जाती है आप पे, कभी कुछ कभी कुछ। कई बार मैसेजेस आते हैं 18 रुपीज हैड बिन कट, ठीक है, कई बार, बहुत बार तो बेवजह भी। फिर आप रिक्लेम करते रहिए बैंक में जाके, फिर वो कहेंगे वहां जाइए यहाँ जाइए, और लोग सोचते हैं रहने दो। बट ऐसे उनके पास 10-10 करोड़ कस्टमर होते हैं, ऐसे ही करके आप एक एक 80 करोड़ बना लेते हो। अब बैंक्स आर रियली एक्सप्लॉइटिंग देयर ओन कंज्यूमर्स जस्ट बिकॉज उन पे प्रेशर है ये एनपीएस का। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस पेपर। यहाँ पर क्रिकेट ओलंपिक गेम्स को ज्वाइन करेगा 2036 में, और हो सकता है कि इंडिया इसको होस्ट भी कर ले। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।